आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने का, इसे यूं ही खोना नहीं है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम नई यूनिट जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट अपना कवर हो गया है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आपको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी थी, है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने लॉज भी पढ़े थे। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग या एटम की जो डेफिनेशन है, जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका क्या मतलब होता है ना, जो एटम वर्ड ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी, एटम वर्ड की, ठीक है, तो एटम वर्ड कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है, इस वर्ड से ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है बच्चों इनडिविजिबल, है ना। ये जो एटमोस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने भी यही बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मैटर का, इसको आप फर्दर आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हो। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 1900 सेंचुरी की बात है, 19 सेंचुरी की, तो उस समय सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे भी रिसर्च चल रही थी और ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स एटम के अंदर थे, है ना। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, नहीं। और आज की डेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जिनसे मिलके बने हैं, जिन्हें आप क्वार्क्स बोलते हो, है ना, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, तो उस पर भी रिसर्च चल रही है। तो अब सब एटॉमिक पार्टिकल से भी हम डेप्थ में जा चुके हैं, तो एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो अगर मैं आपको ब्रीफ करूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या अपने पास, है ना, अगर हम आपको ब्रीफ करें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं, तो अपने पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। बता दो सर एक बार किन किन ने डिस्कवरी करी है इनकी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने का जो, है ना, श्रेय था वो किसको जाता है, वो जाता है जे थॉमसन। मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे आप क्विज वगैरह में जाते हो, है ना, नीट में भी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसलिए। प्रोटॉन की जब बात करोगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है किसे, गोल्डस्टीन को, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो, पीजी कोर्स हमने पीजी कर रखा है केमिस्ट्री में, तो उसी तरीके से तुम लोग अगर कहीं बाहर से पढ़ाई कर रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने, गोल्डस्टीन ने। और लास्ट में कौन है, तीसरा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है चैडविक को। तो देखा, हमने पता लगा लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है और उनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे, मतलब जिन्होंने उनका फाउंडेशन रखा, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब और इनके बारे में जब हम इनका डिस्कवरी कैसे हुई थी वो पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। चलो फिर आगे मूव करते हैं, देखना आप। हम बात कर रहे हैं किसकी डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की। कैसे हुई सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, देखो ये आपको क्लियर होगा ना, विजिबल, ठीक है, देख लेना, मैं फिर से बना दूंगा या बता दूंगा। एक ये कैथोड रे ट्यूब होता है बच्चों, है ना, कैथोड रे ट्यूब होता है, जस्ट लाइक जो आपके टेलीविजन में होता है ना पीछे वो, पुराने टाइम्स में जो आता था, वो पीछे से यार मोटू जैसा उसका, है ना, पीठ की तरफ से निकला हुआ होता था, वैसे ही। अब तो आजकल एलईडी एलसीडी थे तो फ्लैट पैनल आने लगा, बट बैकवर्ड ऐसे बल्ज आउटवर्ड जैसा होता था, उसी को हम बोलते हैं क्या, कैथोड रे ट्यूब। उसमें हम दो मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं, है ना, उसमें हम क्या लगा देते हैं, मेटल की स्ट्रिप। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना आपको, ये ब्लैक से मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मेटल की स्ट्रिप है, ठीक, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो बच्चों हमने इन मेटल की स्ट्रिप को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है। मेटल की स्ट्रिप्स को किन से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। यूजुअली मेटल की स्ट्रिप्स को यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोला जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा आपका, देखो एनोड, है ना, पाओ से ध्यान रख लो,
PaO मतलब पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड। अब होगा क्या सर, जैसे ही आप यहाँ से हाई वोल्टेज ऑन करोगे तो होगा ये कि इन इलेक्ट्रोड्स को करंट मिलेगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इनको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। तो होगा ये सर कि अब मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आप लोग जानते हो मेटल्स ग्रुप 1 में आते हैं, तो आराम से वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं और कैसे रहना पसंद करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो मेटल्स कैसे रहना चाहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब होगा क्या कि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं बट वो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूम कह लो, है ना, या एयर कह लो आप, वो जो है वो बहुत ही मतलब पुअर कंडक्टर होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। तो हमने क्या बात बताई सर, आपने एक बात जो नोट करने की है यहाँ पे वो ये है कि जो एयर है ना, एयर इज अ बैड कंडक्टर, किस चीज का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आगे दिख जाएगा ना, ठीक है। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ पे, एट नॉर्मल प्रेशर, है ना, जो नॉर्मल आपका 1 atm प्रेशर है वहां पे एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। तो इसीलिए हमने क्या लगा रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ये वैक्यूम पंप लगा देते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये हमने क्या लगा रखा है, एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। मैं इसको और हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा। ऐसे एक नॉब की तरह है, मतलब, है ना, टैप जिसे आप बोल सकते हो। तो टैप को जब आप ओपन कर दोगे तो वहां से एयर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और एयर में क्या होती हैं, गैसेस, तो गैसेस का अमाउंट कम हो जाएगा, और वो गैसेस ही तो थी यार जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, ठीक है। तो गैसेस का अमाउंट कम होगा तो प्रेशर भी अंदर कम हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पंप। ये क्या है, पंप है। पंप का काम क्या है, पंप का काम है क्या, टू वैक्यूम एयर, है ना, एयर को बाहर कर देगा, ठीक है सर, बात समझ आ गई आपकी। तो हम क्या करते हैं, हम वैक्यूम पंप लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वैक्यूम पंप टू डिक्रीज द प्रेशर इज अटैच्ड, कहाँ पे, इज अटैच टू कैथोड रे ट्यूब। ये जो है ना, ऐसा ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूँ क्या, कैथोड रे ट्यूब। साथ ही साथ बहुत ही हाई वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ इस बात को। यहाँ पे 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट तक का क्या दिया जाता है ना, 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल दिया जाता है। तो हाई पोटेंशियल जो कि किस ऑर्डर का है, हाई पोटेंशियल 10 से लेके 20 किलो वोल्ट तक का अप्लाई किया जाता है, तब जाके बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं मेटल, और प्रेशर कम कर देते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ आ गई आपको। अब आप आगे को देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे यहाँ से तो ये मूव करना शुरू करेंगे ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, और मार्क कर देता हूं मैं इनको, ये भाई मेटल था यहाँ पे, यहाँ से इसको पोटेंशियल मिला, इसने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आगे मूव होंगे। देखो समझाते हैं इसको आपको, मेटल की स्ट्रिप थी, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है, मेटल है। अब जैसे ही इसको पोटेंशियल मिला तो ये आयोनाइज हुआ, और इसने क्या किया, है ना, इसने आगे को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे। अभी ये नहीं है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आगे आपका एयर में होगा ना, जैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे H2 गैस रही होगी, है ना, H2 गैस रही होगी यहाँ पे, तो उस H2 गैस को जब ये इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो ये इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन का रेडिकल। फिर से जब इस पे इलेक्ट्रॉन एक बार और इंसिडेंट होंगे तो आपको H+ देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। मतलब
यहाँ मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकले फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस को आगे चल के आयोनाइज किया, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए उनका मूवमेंट आप देख रहे हो आगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप स्टडी कर रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे गए और कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी ये इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, कैथोड रेस, और माइग्रेट किधर की तरफ को कर रहे थे, एनोड की तरफ को। अब सर ये तो इनविजिबल होते हैं ना, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखेंगे, तो इसीलिए हमने क्या लगा रखा था, हमने यहाँ पे लगा रखी थी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये क्या होती है बच्चों, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। इसका काम ये होता है ना कि इस पे अगर लाइट पड़ेगी, जिंक सल्फाइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक, तो हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है जिसमें आपको क्या देखने को मिला, ग्रीन कलर देखने को मिला, ठीक है, मतलब यार एक वाइट स्क्रीन है, अब कोई चीज बहुत एनर्जी के साथ उस पर इंसिडेंट होगी तो है ना कलर तो एमिट होगा ही, बिकॉज लाइट, कलर क्या है, लाइट एक तरीके का एक वेव तो है एनर्जी का, है ना, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर उसकी वेवलेंथ होगी और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी तो वो आपको कलर दिखाएगा। तो कौन सा कलर दिखा, ग्रीन कलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हुआ ये कि यहाँ पे लिख देते हैं, वी ऑब्जर्व सम इनविजिबल रेज, कहां से, कमिंग फ्रॉम कैथोड विच प्रोड्यूस्ड, है ना, विच प्रोड्यूस्ड ग्रीन कलर, कहां पे, एट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, है ना, प्लेस्ड, कहाँ रखा हुआ था उसको, प्लेस्ड बिहाइंड परफोरेटेड एनोड, कहाँ रखा उसको, एनोड के पीछे, है ना, ठीक, ये बात आप ध्यान, परफोरेटेड मतलब इसमें होल्स कर रखे थे ताकि मतलब रेस जो है वो आगे जा सके, ठीक, तो ये बात आपको समझ आई ना, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। अभी मैंने ये नहीं बताया, अभी तो मुझे ये पता लगा कि कुछ रेज हैं जो जाके है ना पीछे स्ट्राइक कर रही हैं और ग्रीन कलर, मतलब इतना पता लग गया कि सर कोई पार्टिकल है, बिकॉज पार्टिकल्स की क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक। तो अभी हम इनकी क्या पढ़ेंगे, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी, तब जाके देखेंगे क्या ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये बिहेव करेंगे या नहीं, इसको आप नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम बुक में भी होगा, बना लेना। चलो आगे मूव करते हैं, फिर हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की। अब ये जो रेज निकली थी ना कैथोड से, मतलब इनका जरा हालचाल ले लिया जाए भाई, है ना, तो देखा ये गया कि ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सर ये कैसे पता लगेगा, भाई आप कुछ भी चीज बीच में रख दो, है ना, लाइट आएगी तो उसकी शेडो आपको पीछे दिख जाएगी, आ रही है बात समझ में। तो यही वहां पे हुआ, है ना, क्या हुआ कि जो कैथोड रेस थी, these rays travel in straight line, हमें ये पता लगा कि ये जो रेज है ना ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सर कैसे पता लगा, एज दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, उनके रास्ते में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और हुआ ये कि उसकी शेडो पीछे बन गई, तो जाहिर सी बात है यार कोई रे जा रही होगी और स्ट्रेट लाइन में, ठीक। और क्या पता लगा इसके बारे में, अभी नहीं देखा था आपने, रे जा रही थी, H को ब्रेक किया, H रेडिकल बनाया, फिर H रेडिकल को ब्रेक किया, H प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाया, मतलब दे आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। और अगर है ना इनको आप हैवी मेटल्स पे स्ट्राइक करवाते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्स रेज, कब, जब इनको आप इंसिडेंट करवाओ कहाँ पे, व्हेन इंसिडेंट ऑन हैवी मेटल्स,
आ रही है बात समझ में? क्योंकि हैवी मेटल्स का ही न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल, और वही रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज समझ में आई आपको कैथोड रेस की? सर हाँ आ गई। बट अभी तक ये नहीं पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, बताएंगे अभी देखो। साथ ही साथ ये पार्टिकल नेचर था इनका, है ना, दे हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब होता है कोई चीज जो है वो एक बार पे एक ही जगह एग्जिस्ट करे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहीं खड़े रहेंगे, वेव होता तो वेव तो लहर निकल रही होती है ना, उसी तरीके से। तो दे हैव पार्टिकल नेचर एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। और आप पढ़ते हो ना, a particle is moving with velocity x having mass y find its kinetic energy। तो पार्टिकल की क्या होगी फिर? काइनेटिक एनर्जी। सर ये कैसे पता लगा? देखो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना किसी भी चीज का मोशन हो जाएगा। तो हमने वो पंखा नहीं आता है, अरे वो मेले में जो मिलता है यार ऐसे करके, मतलब विंड मिल जैसा, तो हमने एक मटेरियल होता है माइका, है ना, ससुराल माइके वाला नहीं है ये, माइका है, MICA, माइका मटेरियल है। तो उसका हमने यहाँ पे व्हील रखा, तो जब ये रेस चली तो व्हील क्या हो गया? रोटेट। तो पता लग गया इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। दे हैव पार्टिकल नेचर एंड हैव काइनेटिक एनर्जी एज दे रोटेट द माइका व्हील, ठीक है, माइका व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। बताओ इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? अभी तक हम ये नहीं बताया है कि सर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या पता लगा, बट प्रॉपर्टीज हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है ना। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। चलो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। चलो और बताओ सर इनके बारे में। अब मेन बात जो है, ठीक है, इन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया, दे गॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन्होंने कहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाया? इलेक्ट्रिकल फील्ड में। और कैसा डिफ्लेक्शन दिखाया, है ना, लाइक नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखी है, आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल वहां पे होता है सर, है ना। अब ये जो रेस थी ये डेविएट हो गई पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, है ना, दे गॉट डिफ्लेक्टेड विच डेविएट्स। कहाँ पे डेविएट होता है? विच डेविएट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, पॉजिटिव टर्म। तो पता लग गया कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात, ये डेविएट हुए मैग्नेटिक फील्ड में भी, दे डेविएट इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी कैसे डिफ्लेक्ट हो गए? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह, ठीक है। तो वहां से हमें ये पता लगा कि हाँ भाई, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव जो रेज है उनके पास कैसा है? नेगेटिव पार्टिकल्स का नेचर है। तो उसी को हमने क्या कंक्लूड किया? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहीं से कंफर्मेशन हमें मिला किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। सो दीज नेगेटिव रेज कमिंग कहाँ से? कमिंग फ्रॉम कैथोड वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या बोला गया फिर? इलेक्ट्रॉन बोला गया। और कैथोड रेज, ये वर्क किसका था? ये वर्क था जे थॉमसन का। देखो आप, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यार, तुम साथ साथ नोट्स बना लेना ना, ऐसा तो नहीं है मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा है, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। चलो फिर अब हम और बात करते हैं कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स की रे थी, इस पे चार्ज कितना था, इसका मास कितना था, है ना। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज, जो कि क्या होता है? चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है। तो उसके लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था। देखो आप, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। दिखाओ तो सर वो क्या सेटअप है। ये लो मेरे लाल, देख लो, ठीक है। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से उठाया है, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए ना। ठीक दिख रहा है आपको? देखूं जरा मैं स्क्रीन पे। हाँ सर दिख तो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दूर है ना, स्क्रीन इधर उधर जाना पड़ता है, तो हम इधर उधर निकल जाते हैं। चलो फिर क्या था सर सेटअप, थोड़ा समझाओ। देखो
ये पूरा अपना वही कैथोड रे ट्यूब की तरह कैथोड एनोड है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई और एक बार क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चों, ये जो है ना, ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हुआ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग डेविएशन देखने को मिला। जब आपने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये रेज ए पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हुई, है ना। जब आपने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये रेज कहाँ पे इंसिडेंट हुई, ए पॉइंट पे। जब आपने केवल मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट करवाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो ये कहाँ पे, मतलब रेज कहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट्स को ध्यान रखना, डायग्राम बुक में भी है बट वहाँ पे थोड़ा यार समझ में कम, अब तुम जाके रीड कर लेना, अब आ जाएगा। तो एनसीईआरटी ऐसे लिखी गई है ना सर कि एक बार हमें कोई बस पढ़ा दे, उसके बाद तो हम फिर उसको क्या करेंगे, भूल के पी जाएंगे। वही करना है बिल्कुल, नीट और मेंस में वहीं से क्वेश्चन बनता है, एडवांस में भी वहीं से बनता है, बट लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। देखो, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो कहाँ पे गई रेज, ए पे। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, जब केवल मैग्नेटिक फील्ड थी तो रेज कहाँ पे गई, तो रेज गई आपकी सी पॉइंट पे। ठीक, अब आप देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, बैलेंस किया, जिससे कि रेज कहाँ पे इंसिडेंट हो गई, जिससे कि रेज बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई। ठीक है, तो आप देखो अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी, यहां से देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या किया, कैथोड रेज ने, कैथोड रेज स्ट्राइक एट ए ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे उन्होंने ए पॉइंट पे जाके क्या कर दिया, स्ट्राइक किया। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कर लेना, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इन्होंने क्या किया, है ना, दे स्ट्राइक एट सी, उन्होंने सी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया। ठीक है सर, अब आप इसको कुछ इस तरीके से बैलेंस करो कि जैसे कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाती थी ना, वहां पे जाके वो स्ट्राइक करें। तो हमने बैलेंस किया फोर्सेस को बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स। हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया, बैलेंस, जिससे कि ये जो रेस थी, दीज रेस स्ट्राइक एट ए। तो आपने बैलेंस किया होगा, है ना, आपने बैलेंस किया, तो इसका जो डेविएशन है ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, डेविएशन की, डेविएशन ऑफ रेस, तो जो उन्होंने कंक्लूड किया ना जे थॉमसन ने, ठीक है, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा डेविएशन ऑफ रेस विल डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई, कोई चीज अपना रास्ता भटक रही है, अपॉन दिख रहा है, ठीक है, कोई चीज अगर अपना रास्ता मतलब इधर उधर जा रही है तो किस किस पे डिपेंड करेगा। देखो, एक तो सर इन पे चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसी हिसाब से तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन होगा। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और क्या सर, दूसरा, दूसरा यार मास पे भी तो हो सकता है यार, हल्का होगा तो ज्यादा डेविएशन दिखाएगा, भारी भरकम होगा तो डेविएशन कम होगा। एक जनरल बात है ना, सबके लिए अप्लाई नहीं होती है। अब कोई एथलीट हमारा देख रहा हो, ठीक है, हेल्दी हो, तेज दौड़ता हो भाई, तो वो तो कहेगा भाई ये क्या बात है। ठीक, तो खेलकूद तो हम खूब करते ही थे, फिट थे, मतलब खेलकूद वाला वैसे ही फिट रहता है यार, है ना, हेल्दी की बात कर रहे हैं। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मास पे, और किस पे, और आपका स्ट्रेंथ पे,
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इन चीज़ों का मुझे मतलब हिसाब किताब पता लग जाए तो मैं इसका चार्ज और मास बता सकता हूँ, है ना। तो हमने वही तो किया, हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को या फोर्स को इस तरीके से बैलेंस किया कि अब वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे, ठीक है, तो कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हमने मैं चार्ज और मास का इनका इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो यहीं से जो बच्चों कंक्लूजन आया, ठीक है, यहीं से कंक्लूड किया गया क्या चीज, कि स्पेसिफिक चार्ज, जो कि क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है ना बच्चों, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, ये होता है सर चार्ज अपॉन मास का रेशो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास का रेशो। तो क्या आया यहाँ से देखो, चार्ज अपॉन मास का जो रेशो देखा गया ना बच्चों, वो आया 1.75 कह लो इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। यूनिट समझ आ रही है ना यार, चार्ज की यूनिट कूलाम और मास की क्या, केजी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये वैल्यू आई किसकी, चार्ज अपॉन मास की। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ई अपॉन एम वैल्यू भी कहते हैं, या फिर इसी को और क्या कह सकते हो आप, इसी को कहते हो आप चार्ज टू मास रेशो। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है चार्ज टू मास रेशो। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ई अपॉन एम वैल्यू क्या आई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। किसी किसी बुक में 10⁸ दिया होगा, ठीक है, तो वो कूलाम पर ग्राम में होगा। चलो सर और क्या बात बता सकते हो आप हमें यहाँ से, मैंने कहा ना एक बात आप नोट करके लिख लो कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये डिपेंड नहीं करेगा कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, बिकॉज कैथोड रेज जो आ रही है वो तो उसको आयोनाइज कर रही है ना, किसको, गैसेस को, तो उससे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही हर बार, ठीक है। तो आप बोलना जो स्पेसिफिक चार्ज है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, कहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। एंड जो कलर भी आता है ना स्क्रीन पे, एंड ऑल्सो द कलर ऑन स्क्रीन बिहेव्स सिमिलरली। मतलब जो कलर आता है वो भी जो है आपका उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे, उस पे किस पे सर, जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस रही होगी, ठीक है। तो ये दो बातें नोट करने वाली हैं बच्चों, एक तो स्पेसिफिक चार्ज है ना, ई अपॉन एम वैल्यू किसकी, कैथोड रेस की या इलेक्ट्रॉन की, और एक जो जिंक सल्फाइड पे ग्रीन कलर का आपको वो देखने को मिल रहा था ना ग्लो, वो डिपेंड नहीं करेगा उसके अंदर कौन सी गैस है H2O2, वो हमेशा सेम रहेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हमने ई अपॉन एम वैल्यू निकाल दी, मतलब चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। अब सर और क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ई अपॉन एम आ गया सर, अगर कहीं से ई पता लग जाए मतलब चार्ज, तो फिर एम तो आ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, जिसे कहा जाता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलो उसको स्टार्ट करते हैं हम, है ना, रब कर रहा हूं मैं, फिगर बुक से ली है, वहां जाके रीड कर लेना, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलिकन्स क्या, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलो तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया सर, थोड़ा सा इस इमेज को आप थोड़ा ब्रीफ कर दो। आपने कहा यार एक आपका ये पूरा सेटअप था जिसमें आपने एटोमाइजर से, है ना, एटोमाइजर होता है वो ड्रॉप वाइज क्या ऑयल ड्रॉपलेट्स फेंक रहा था, यहाँ से आपने क्या फेंकी होंगी एटोमाइजर की हेल्प से, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये इस तरीके का है ना। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली, ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिली। और डार्क कर दें, दिखेगा क्या, दिखना तो चाहिए, ठीक है सर। और क्या किया आपने, ऑयल ड्रॉपलेट्स का मूवमेंट देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक टेलीस्कोप। मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ कहीं पे अगर आपको ना दिखे तो, है ना, यहाँ पे हमने ये क्या लगा रखा है, ये टेलीस्कोप लगा रखा है, ताकि हम ऑयल ड्रॉपलेट्स के मोशन को क्या कर सकें, ऑब्जर्व। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इधर से आपने क्या भेजी, इधर से आपने
एक्स रेज भेजी होंगी कहाँ से, एक्स रे के सोर्स से, क्योंकि मेरे को ब्लर दिख रहा है इसमें, आपको हो सकता है क्लियर दिख रहा हो, तो आपको सर ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब है आप तो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, दोबारा से उस लाइन को लिख रहे हो, नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पे ब्लर दिख रहा है इसलिए। चलो यहाँ से आपने एक्सरेज भेजी, और यहाँ क्या रहा होगा यार, यहाँ पे एयर तो रही होगी ना यहाँ पे, और एयर में क्या रहा होंगी, गैसेस, ठीक है। तो मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, देखो जो एक्सरेज आई होंगी उनकी मुलाकात किससे हुई होगी, उनकी मुलाकात हुई होगी सर O2 से, है ना। एक्सरेज किस पे पड़ी, O2 पे, बिकॉज एयर में होता ही है अबंडेंटली। तो उन्होंने क्या करा, एक बॉन्ड ब्रेक किया इस तरीके से, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन्स आए आपके, या आप डायरेक्टली बताना चाहो तो डायरेक्टली बता देना। फिर ये ब्रेक हुए और इन्होंने क्या दिया, O+ और इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में यार, पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ, तब जाके वो मिला होगा। या डायरेक्टली भी आप कह सकते हो O2 पे एक्सरेज इंसिडेंट हुई, क्योंकि अभी MOT नहीं पढ़ी है आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मैं इसलिए, ठीक है, उसने क्या करा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ऑक्सीजन गैस पे जब एक्सरेज इंसिडेंट हुई तो उन्होंने आपको बताया ही है यार कि गैसेस क्या करती हैं, उसको आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, इसको आयोनाइज किया गया होगा, और यहाँ से क्या निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो अब देखो आप, इलेक्ट्रॉन जब निकला होगा ना, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स भी तो नीचे को आ रही हैं, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये भी तो नीचे ट्रेवल कर रही हैं, यहाँ पे होल कर रखा है, ठीक है। तो इस होल के थ्रू वो नीचे ट्रेवल करेंगी, और इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूम रहे हैं उस एयर में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ठीक है, जो ऑयल ड्रॉपलेट होगी, ऑयल ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ऑयल ड्रॉपलेट्स को कौन सराउंड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी आधा अधूरा होगा क्या, सर आधा इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहा है, 8.25 इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहा है ना, तो 9 पौने कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है एक होल नंबर में होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑयल ड्रॉपलेट्स को n इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड कर रखा है, और E यहाँ पे क्या है, ठीक है, E इलेक्ट्रॉन ही है फिर, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था किस वजह से, ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ऑयल ड्रॉपलेट नीचे किस वजह से आ रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, देखो ये नेगेटिव प्लेट है ना, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ से आपने क्या लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या कर लेगी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस, और आपकी ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक, विल बिकम स्टेशनरी। ये क्या हो जाएगी, स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पे आ जाएगी, एट रेस्ट, व्हेन, कब, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आपकी इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस। ठीक है सर, बात समझ आ गई आपकी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी लगाई ये आप बता नहीं पाओगे, हाँ सर बैटरी का पोटेंशियल होता है अपना कुछ, तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी पोटेंशियल की वजह से अब क्या हुई है, ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हुई है, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहां से आप इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। फिर हम ये कह देंगे सर कि जो है ना चार्ज कितना होगा ऑयल ड्रॉपलेट पे, चार्ज कितना होगा ऑयल ड्रॉपलेट पे। अगर मैं ई कह दूं, है ना, अगर मैं कंसीडर कर लूं क्या, वेयर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ई क्या है,
चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो बताओ ऑयल ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज हो जाएगा। सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स ने घेरा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही, तो n इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, n ही। तो आपको एक तो फोर्स मिलेगा कहाँ से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, और एक ये आप इक्वेट कर दोगे तो आप n तो क्या होगा, नंबर ऑफ, है ना, n क्या है यहाँ पे n क्या है, ये जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये q इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आई थी ना बच्चों, वो आई थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसी को आप क्या कहते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने क्या निकाला था, आपने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला था। तो अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन से एक्सपेरिमेंट से आया था, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। एनसीईआरटी में साइड में एक कलर्ड बॉक्स में इसकी जानकारी दी है, एक बार आज जाके रीड जरूर कर लेना। बाकी मैंने ब्रीफ कर दिया इसको, ठीक, कि ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, यहाँ से एयर आयोनाइज होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट पे आके चिपक जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा तो आएगा नहीं, है ना, नंबर होगा उसका होल नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन रुकोगा तब तो आप देख पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन रुक गया कब, जब आपने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाई, जितनी फोर्स लगाई उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एन ही है, वेयर ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर क्यू की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, टेलीस्कोप से देख लेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई ई की वैल्यू, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बताओ बच्चों, चार्ज निकालना आ गया ना, चार्ज टू मास आ गया। अब मास नहीं आ पाएगा क्या, आ जाएगा सर, है ना। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहीं से आप मास निकाल सकते हो। अगर मैं ऊपर इसको अगले इसमें बता दूंगा, देखो ये कितना लिख लिया आपने, ठीक। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ मास कैसे आएगा। देखो इसको रब कर देता हूँ, क्लियर ना करके इसको हटा देते हैं यहाँ से। हट जा भाई, ऐसी बात करेगा, हट क्यों नहीं रहा है, ऐसे, ठीक। इसको ऐसे हटा देते और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड, क्या, एक तो स्पेसिफिक चार्ज, एक केवल चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी कैन कैलकुलेट, क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैन कैलकुलेट इट्स मास। और वो जो मास आएगा ना बच्चों इलेक्ट्रॉन का, वो मास कितना आएगा देखना आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो मास आएगा वो आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट है ये हमारा, ठीक है, 9.1। चलो ये यहाँ से क्या आ गया, मास आ गया। और यहाँ से E अपॉन एम से क्या, E अपॉन एम में आप E की वैल्यू लगाओगे तो मास आ जाएगा। तो मास आ गया सर, चार्ज आ गया, और क्या चाहिए, वाह वाह सर क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, समझा दिया मैंने, क्या तो डिस्क्राइब करने को तो कहीं आएगा नहीं। क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसा फ्रेम हो सकता है, देखो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है ये देखना आप जरा ध्यान से। देखो दिखा दें क्वेश्चन, देखो एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे चार्ज कितना है 6.39 इंटू 10 की पावर -19, है ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे चार्ज दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यार अभी तो आपको करा था, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। तो सर Q की वैल्यू दे रखी है 6.39 इंटू 10 की पावर -19। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो निकालनी है सर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो देखो आप यहाँ से 16 लगभग 4 के अराउंड आ जाएगा। n की वैल्यू के लिए जब आप सॉल्व करोगे ना, 6.39 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर -19, इसको सॉल्व करोगे ना तो समथिंग अराउंड 4 आ जाएगा, 4 ही आएगा होल नंबर में, है ना।
तो कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ऑयल ड्रॉप के पास 4 हैं। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन रेफरेंस बुक से, सिंगेज बुक से मैंने उठाया है। ठीक है, जहाँ से भी जो चीज़ पिक करी जाएगी उसका क्रेडिट दिया जाएगा। एनसीईआरटी से डायग्राम थे, सिंगेज का क्वेश्चन है, तो आपको भी तो पता लगे हम कंटेंट पढ़ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अपने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाएंगे। आ जाओ, देखो तो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में अलग अलग चार्ज देखने को मिले क्या, 3 × 10⁻⁻⁵, 9 × 10⁻⁻15, 12 × 10⁻⁻15, 18 × 10⁻⁻15। तो वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। आपने पढ़ा है क्या कि चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किस चीज का, ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज। तो आप देखो कम से कम क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो आके बैठा होगा ना, और उसकी वजह से जो चार्ज आया है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻15। तो हम चार्ज बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रहा होगा, 3 × 10⁻⁻15। और बाकी सब क्या आए होंगे, उसके इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, 4 और 6। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। थ्योरी तो बस हमें समझनी थी इसलिए मैंने समझा दी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बात कर ली, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज और मास भी निकाल लिया। किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। अब किसकी बात चल रही है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। सर कैसे की गई होगी डिस्कवरी प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो वैसे ही एक सेटअप किया गया था जैसा इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया गया था। इस बार बना देता हूं मैं, वहां पे तो हमने एक इमेज लगा ली थी, देखो आप इस तरीके से आपका क्या रहा होगा, आपके पास रहा होगा कैथोड रे ट्यूब। आपने क्या रखा होगा, एक कैथोड रे ट्यूब रखा होगा। ठीक, बना देते हैं इसको, ड्राइंग पता लगेगी आज आपको। मैथ तो देख चुके आप मोल कॉन्सेप्ट में हमारी, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज ड्राइंग का आपको देखो अपना अंदाजा मतलब एक देते हैं आपको अंदाजा। देखो उसके बाद यहाँ से वही काम किया आपने, क्या, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि वो एयर को क्या करेगा, एवैक्यूएट करेगा। इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, इंडक्शन कॉइल कह लो। ठीक है, ये कैसा टर्मिनल बना दें, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, इंडक्शन कॉइल है और बहुत ही हाई वोल्टेज पे रखी हुई है। किस पे रखी हुई है, बहुत ही हाई वोल्टेज पे। यहाँ आपने क्या रख रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये जो है ना बच्चों, ये एनोड है, क्योंकि हम इस बार पॉजिटिव जुड़ना दिया इसको, तो ये कैसा है, ये एनोड है, दिखेगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये क्या है, ये आपका कैथोड है। पीछे हमने वही क्या किया है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, पीछे क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो यहाँ पे ये जो है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ये क्या है, ये क्या है सर, ये है पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप है ये। तो मैं लेबल भी करता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो हमने डायग्राम लेबल कर दिया। अब आप देखो फिर से वही बात होगी, सर प्रेशर कम कर देना और बहुत ही भयंकर वोल्टेज देना, तो होगा क्या, ये जो मेटल स्ट्रिप है इस बार क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये कैथोड है ना बच्चों, ये कैसा है, नेगेटिव। तो इसकी तरफ कौन माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि कैथोड से रे नहीं निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे कैथोड से, बट हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं एनोड से निकलने वाले पार्टिकल्स पे। यार ऐसा थोड़ी है कि दो मेटल स्ट्रिप हैं, दोनों को चार्ज मिला तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करेंगे, बट हम जो फोकस कर रहे हैं इस बार वो किस पे कर रहे हैं, एनोड से आने वाले पार्टिकल्स पे या रेस पे। इसीलिए हमने एनोड के अपोजिट यानी कि कैथोड के पीछे क्या लगा रखा है, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, जिससे कि हम कोई अगर पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक करे तो हम उसका कलर ऑब्जर्व कर सकें।
ठीक है सर, ये बात समझ आ गई हमें। तो यही बात यहाँ पे थी और देखा ये गया। मैं क्या हुआ इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और उन्हें रास्ते में मान लो हाइड्रोजन गैस मिली, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, वैसे ही मैकेनिज्म चलेगा और यहाँ से क्या बनेगा, एच रेडिकल, फिर से इस पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करेंगे और ये क्या बन जाएगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस बार जो माइग्रेट करेगा वो ये करेगा, है ना, ये जो है वो माइग्रेट करेगा कहाँ पे, माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है सर। तो इस बार देखो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं कर रहा है, कौन माइग्रेट कर रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो एनोड से ये चला था, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, एनोड रेस। अब पॉजिटिव है या नहीं वो तो प्रॉपर्टीज से इनके क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। फिर पक्का सर यही था ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हमने परफोरेटेड लगाया, हमने परफोरेटेड कैथोड लगाया, मतलब जिसमें क्या थे, होल्स, ताकि अगर वहां से ये जाए ना ट्रेवल करके तो हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज पीछे जाके इंसिडेंट हुई है या कौन सी प्रोड्यूस हुई है। तो आप देखो ध्यान से, इस बार जो है अगर ऑक्सीजन गैस होता ना तो पार्टिकल बदल जाता। देखो एक बार ऑक्सीजन गैस से समझाएं आपको, समझना, इलेक्ट्रॉन जो था उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन गैस पे इंसिडेंट हुआ वो, ठीक है, वो किस पे इंसिडेंट हुआ, ऑक्सीजन गैस पे। तो हुआ क्या, इस बार भी O2 प्लस और इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन इस बार जो माइग्रेट कर रहा है वो कौन है, इस बार माइग्रेट कर रहा है O2 प्लस। भाई बहुत अंतर हो जाएगा यहाँ पे, H प्लस माइग्रेट कर रहा है, एक बार O2 प्लस माइग्रेट कर रहा है। मास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में या सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में, कि मास तो जो है वो अलग अलग होगा। अगर मैं आपको कोई जनरल बात बताऊं तो जनरल बात ये है ना बच्चों, कि जो आपका क्या है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। और जो मास नंबर होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। तो आप ध्यान से देखो, अब होगा क्या, अगर मैं बात करूं इसकी H की, H प्लस जब माइग्रेट करेगा, H का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है, H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होने चाहिए क्या, नहीं सर, इसमें तो देखो आप एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है। देखिए आए आप 10 की पावर -31 में, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन नहीं होगा क्योंकि मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो इस बार जो बच्चों मूव करेगा ना, इसका जो मास होगा वो मास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का, इसका मास कितना है, 1 यूनिट का है। और यहाँ देखो आप O प्लस ले लो, O2 प्लस नहीं लेना है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 8 और मास नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉन कितने, 7, बट इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल। प्रोटॉन कितने, 8 और न्यूट्रॉन भी कितने, 8। तो यहाँ पे जो मास यानी कि जो रे ट्रेवल करेगी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 16 यूनिट्स। तो आप देख रहे हो ट्रेवल करने वाली रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास बदल जा रहा है। तो इसका मतलब सर जो पीछे कलर होगा ना वो भी बदल जाएगा, क्योंकि भाई मास बदल गया, उनकी इंसिडेंट होने की एनर्जी बदल जाएगी, साथ ही साथ उनका चार्ज टू मास रेशो भी बदल जाएगा। तो यहाँ से सर हमने एक बात कंक्लूड करी, क्या, यहाँ से हमने एक बात कंक्लूड करी, वो ये है ना, वो बात ये है सर, नोट करके आप लिखवा भी दो, कि जो क्या है, जो चार्ज टू मास रेशो है, जिसको आप स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हो, है ना, जिसको आपने क्या बताया है सर, जिसको आपने स्पेसिफिक चार्ज बताया है, वो और कलर दोनों डिपेंड करेंगे इस बार, एंड कलर बोथ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, है ना। यहाँ पे वो नेचर ऑफ गैस पे क्या करेंगे, डिपेंड, कौन कौन मेरे भाई, कैथोड रेज या एनोड रेज, एनोड रेज में, है ना, एनोड रेज जो चलेंगी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी। टेकन इनसाइड, कहाँ पे, टेकन इनसाइड कैथोड रे ट्यूब,
दिख जाएगा ना आपको यहाँ पे, ठीक है। वाइंड अप करना था इसलिए इसको मैंने यहीं पे लिख दिया। बताओ, ये बात ध्यान रहेगी ना, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करेगा, एनोड का करेगा। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप देखोगे। तो ये बात आपको समझ आ गई सर, है ना। कौन माइग्रेट करता है? ये प्लस वाले पार्टिकल्स, और इनका मास वेरी होता रहता है, तो E/m रेशो अलग आएगा ही हर बार, ठीक है, और कलर भी अलग आएगा। चलो सर, ये बात समझ आ गई हमको। आगे बढ़ो और कुछ प्रॉपर्टीज बता दो आप, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर्टीज। क्या बात करी, वही प्रॉपर्टीज हैं यार अधिकतर, बस थोड़ी सी अपोजिट हो जाएंगी। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वहीं से स्टार्ट करो जैसे प्रॉपर्टीज वहां पे थी, है ना। एनोड रेस क्या करते हैं? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कैथोड रेस करते थे। कैसे पता लगता है? कोई ऑब्जेक्ट रख दो, उसका शेडो पीछे हो जाएगा। हैव काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि जो माइका व्हील है उसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। आयोनाइज गैसेस, गैसेस को क्या कर देते हैं? आयोनाइज। अभी देखा ही आपने, H2 का H+ और इलेक्ट्रॉन बना दिया, O2 का O2+ इलेक्ट्रॉन बना लिया, ठीक है। दे गेट डिफ्लेक्टेड, कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए? दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए? नेगेटिव टर्मिनल में। विच शोज दे हैव, क्या है इनके पास? विच शोज दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली दे गॉट, जैसे आपकी कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई थी, उसी तरीके से एनोड रेज भी हुई, ठीक है। दे गॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसकी तरह? लाइक पॉजिटिव पार्टिकल डस, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है ना, वैसे ये भी डिफ्लेक्ट हो गए। बताओ, आई बात समझ में? तो मैंने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिख दिया, वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था, और एक्सप्लेन यहाँ पे भी तो किया, बस लिखवाया नहीं, क्योंकि वही बात है, क्यों हुआ ऐसा उसका रीजन मैंने कैथोड रेज में लिखवा रखा है। बच्चों, एनोड रेज को ना एक और नाम दिया जाता है, क्या है ना, इस प्यार को क्या नाम दें, मतलब एनोड रेज को क्या नाम दें, कैसे कैसी बात करते हैं। एनोड रेज को कैनाल रेज भी बोला जाता है, इनको और क्या बोला जाता है? कैनाल रेज भी बोला जाता है। बताओ बच्चों, आ गई बात समझ में एनोड रेज की? चलो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की किसकी डिस्कवरी हुई? प्रोटॉन की। और किसने करी? गोल्डस्टीन ने, पॉजिटिव थे। चलो, देन हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ रहे थे ना यार, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो आपने बता दिया, और न्यूट्रॉन को नहीं बताते तो वो नाराज नहीं हो जाता, तो हम उसे नाराज नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? चैडविक जो थे ना, चैडविक ने करी थी डिस्कवरी, तो चैडविक ने अल्फा रे बम्बार्डमेंट कर दिया, है ना, बहुत तेजी से इंसिडेंट करवाया। चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फा रेस ऑन थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम, कहाँ पे इंसिडेंट करवाया? बेरिलियम पे। क्या होता है सर अल्फा, क्या होता है बेरिलियम? देखो, ठीक है। एंड फाउंड दैट रेस ऑफ न्यूट्रल चार्ज वर एमिटेड। तो वहां से उन्होंने ये देखा कि कुछ न्यूट्रल रेज एमिट हो रही है। सर ये कुछ समझ नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ आपको रिएक्शन की हेल्प से। बेरिलियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। इस पे आपने अल्फा रे, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, यही क्या होती है बच्चों? अल्फा रे होती है। तो इसको जब आपने इंसिडेंट करवाया तो देखो क्या मिला, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, और साथ ही साथ एक पार्टिकल मिला जिसका मतलब कोई ऐसा था तो नहीं, मास का ये तो ना एटॉमिक नंबर 0, और ये क्या था 1। तो देख लो सारी बैलेंस है ना, 4 2 6 9 4 13 12 और 1 13। इसी को उन्होंने क्या कहा? इसी को उन्होंने
न्यूट्रॉन कहा। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? चैडविक को। कैसे किया? हीलियम के न्यूक्लियस को इंसिडेंट करवाया बेरिलियम के फॉइल पे, तो देखा कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स वहां से एमिट हो रहे हैं, तो उनको उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन बोल दिया। ठीक, तो हम अब पढ़ चुके हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब बारी है आपकी क्वेश्चंस बताना एक एक करके, ठीक है? बताते चलना, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं भाई? इतना पढ़ाने के बाद भी अगर मुझे बताना पड़े, सर आप भी बताओगे, आप क्लास ले रहे हो, ठीक है? आज मैं बता दे रहा हूँ, अगर कभी दोबारा पूछा मैंने और तुमने नहीं बताया तो देख लेना फिर। द कैनाल रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, भाई एनोड का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? कैनाल रेज। बताया था कि नहीं बताया था? कह दो कि नहीं बताया था? बताया तो था सर आपने, ठीक है? और उनसे किसकी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन्स की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज से जो है मतलब थ्योरेटिकल है ना, तो प्रीवियस ईयर में कम पूछा गया है इसलिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स, अभी बताया था। देखो एटॉमिक नंबर बराबर होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहाँ पे? न्यूट्रल एटम में। कहाँ पे? न्यूट्रल एटम में। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। सही कर रहा हूँ ना यार? बताते रहना, थोड़ी तो याद करके आया था, छपवा दी है ना। अब क्वेश्चन सर आपकी ना, देखो E अपॉन एम फॉर पॉजिटिव रेज इन कंपैरिजन टू कैथोड रेज, इसका बताओ तो क्या होगा? पॉजिटिव रेज क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव रेज मतलब सर एनोड रेज, ठीक है? तो आप देखो ध्यान से जरा, क्या होगा कैथोड रेज का और उसका? E अपॉन एम रेशो। E क्या होता है? चार्ज। M क्या होता है? मास। अगर मैं सिंपली, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का जस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आप देखो E अपॉन एम रेशो निकालो, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए निकालो, प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा? सर उस पर चार्ज तो 1 यूनिट का होगा, और मास कितना हो जाएगा, है ना? चार्ज अगर 1 यूनिट का है तो ये आएगा, चार्ज तो सेम है। मास कितना है बच्चों? मास है उसका प्रोटॉन का कितना? 1.673 इंटू 10 की पावर -27। सेम काम आप करो किसके लिए? कैथोड रेज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक? तो यहाँ से कितना आया था बच्चों? सॉल्व करोगे ना आप 10 की पावर -19, और यहाँ से इस पे मास कितना होता है? 9.1 10 की पावर -31। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना? 1.75 10 की पावर -7 के ऑर्डर में कूलाम पर केजी। और ये जो आएगा है ना किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो आएगा 1.75 10 की पावर -11 कूलाम पर केजी। तो वो क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव रेस के कैथोड रेस के कंपैरिजन में क्या होगा? E अपॉन एम रेशो, ठीक है? क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? बताओ तो। पॉजिटिव रेस का जो है मास वो है ज्यादा, चार्ज सेम है, ठीक है? तो मास क्या है? ज्यादा है। अब मास ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा, ये चीज क्या है? ज्यादा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। माइनस नहीं होगा यार, फिर प्लस होगा, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए बहुत ही लो वैल्यू होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, विच हैज हाईएस्ट E अपॉन एम रेशियो, बताओ आप। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बताओ। हीलियम 2+ का मतलब है सर इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है? मास नंबर 4 होता है सर, एटॉमिक नंबर 2, तो दो तो इलेक्ट्रॉन थे, दो निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 0, है ना? और प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे सर, और मास भी क्या हो जाएगा? 2 यूनिट का हो जाएगा। चलो इसकी बात करो आप H+ की। H+ सर एक इलेक्ट्रॉन होता, वो भी निकल गया, प्रोटॉन एक होगा, न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाते? ठीक है, 2 + 2 यूनिट कर लो, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी तो होगा। यहाँ पे क्या होंगे? 2
न्यूट्रॉन भी होंगे। तो देखो आप क्या आ रहा है, 2/4 आ रहा है E/m। यहाँ देखो, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पे E/m क्या आ रहा है, 2/4, और यहाँ पे क्या आ रहा है, E/m 0 आ रहा है। और चेक कर लो सर, और का ऑप्शन है अपने पास हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन 2 रहे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2He4, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे जो आपका E/m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी सर 1/4। देन कौन बचता है, देन बचता है H। H में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। E/m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 यानी कि 1। यहाँ सॉल्व करोगे 0.25, यहाँ सॉल्व करोगे 0.5। सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है, हाइड्रोजन के केस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में, आ जाओ देखते हुए चलना इन क्वेश्चंस को। देखो कैथोड रेज है, कैथोड रेज के पास क्या होता है यार, कैथोड रेज के पास सर, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है ना, कैथोड रेज क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास भी होता है और चार्ज भी होता है। मास एंड चार्ज बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली भी ध्यान रख लो, 1840 होता है। और मैंने आपको बताया था प्रोटॉन का मास कितना, फिर से देख लो, 1.7 है ना, 1 कितना आ रहा था इसका, 1.73 नहीं है तो वो था 9.1 है ना, 1.67 था। कितना था प्रोटॉन का मास, कितना था, प्रोटॉन का मास था 1.673, 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो ये जो होता है ना 1840 टाइम्स प्रोटॉन का मास हैवियर होता है। चल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन का पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। ये सारे मैंने क्या लिख दिए यहाँ पे, मास, आप इनको ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो है नहीं, हाँ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है। आ जाओ फटाक से जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पढ़ो तो इसको आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कोई बात नहीं, सेशन ऊपर जा रहा है, 1 घंटे से जाने तो यार, हम नहीं देख रहे टाइम, तो तुम क्यों देखते हो, है ना। मुझसे कहा गया 1 घंटे का सेशन, बट मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चंस हैं उनको फिर इनकम्प्लीट थोड़ी छोड़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई है, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, हाँ ये बात ठीक है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाते हैं। कैथोड रेज पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है। तो कोई भी गैस ले लो आप, वहाँ पे सेम आपका E/m रहेगा, सेम कलर रहेगा, डिपेंड करता है ना, गलत बात। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, भाई सपने में भी मत कह देना कि नहीं है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं जी, कहाँ होता है, 1840 गुना कम होता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, हाँ कैथोड रेज होती हैं इसमें। ठीक है, आ जाओ आप क्लियर कर दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ना सर गलत बता रहे हो आप, है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हटाओ इसको। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 2 and 3, बोथ 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज।
एनोड रेस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? लो प्रेशर हाई वोल्टेज। क्या? लो प्रेशर हाई वोल्टेज। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बताया नहीं था वैक्यूम पंप लगा दो, है ना, बताया तो था वैक्यूम पंप लगा दो, जिससे क्या होगा, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा, और हाई इंडक्शन कॉइल लगा दो जिससे वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये पढ़ो तो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज? कैथोड रे नेगेटिव होती है, हाँ, जे थॉमसन ने डिस्कवर करी थी। डिपेंड करता है क्या? नहीं जी। इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, हाँ, डिपेंड नहीं करता है सर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम फॉर एनोड रेस? एनोड रेस का दूसरा नाम क्या है? एनोड रेस का दूसरा नाम क्या है? कैनाल रेस, बताया था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और हैं क्या? होंगे यार, अभी तो तुम्हें जितना पढ़ाया क्वेश्चन से ध्यान रहता है जी। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पेशेंस के साथ बैठे रहे आप लोग, है ना। 1 घंटे से ऊपर भी सेशन गया, बट आप लोगों ने अपना पेशेंस नहीं खोया। तो ऐसे ही करना है, ऐसी तैयारी करे रहना, लगे रहना ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू।